एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में ऑफ द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो भाई देखने में ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है पर है नहीं, मतलब देख लो, मैं बता रही हूँ, पढ़ने में, देखने में, समझने में आपको बहुत लंबा लगेगा पर है नहीं, कायदे से फटाफट हो जाएगा। आइए वन शॉट में इसे फटाफट से देख लेते हैं। टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स कौन से हैं जरा सा उसकी बात कर लेते हैं बच्चे। सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर। आइए शुरू करें। चलो, तो भैया की टर्म्स जो आपको समझने हैं बेसिकली इस पूरे चैप्टर में और आपको बहुत यूजफुल हैं, आपके लिए यूजफुल रहेंगे, वो है बेटा सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, जो कि चैप्टर के नाम में ही है। ठीक है, जो कि चैप्टर के नाम के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है बच्चे, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट वो चीज होती है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, है ना, गैस हो, कोई भी चीज हो, वो चीज जो कि डिसॉल्व की जाती है सॉल्वेंट के अंदर ताकि एक सोल्यूशन बन सके। ठीक है, वो चीज जो कि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर डाली जाए उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और यूजुअली, मतलब अगर मैं जनरल केस में बात करूं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सॉल्यूट जो होता है उसे कम अमाउंट में लेते हैं एंड सॉल्वेंट को ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए, तो वाटर मैं ज्यादा लूंगी और मुझे डिसॉल्व करना है तो मैं उसको कम लूंगी ना, जो भी मेरा सॉल्ट है, शुगर है, उसका कंटेंट मैं कम लूंगी। तो यहाँ पे सॉल्यूट मेरा सॉल्ट या फिर शुगर हो गया एंड सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चे, सॉल्वेंट हो गया मेरा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखिए, वो सब्सटेंस जिसे डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में ताकि सोल्यूशन बन सके। ठीक है, ये यूजुअली वो कंपोनेंट होता है जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस भी हैं इसके, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें सॉल्यूशंस की, तो बच्चे जो सॉलिड है उसमें मान लो कि आपने सॉल्ट या फिर शुगर ले लिया एंड जो ये हमारा सॉल्यूट हो गया सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आपका। चलो, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर नॉर्मली। ठीक है, अब वाटर जो होता है, एक और चीज है बच्चे बता देती हूँ, वाटर जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, वाटर को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि मेजर जो भी चीजें होती है ना वाटर को ही यूज करते हैं जो भी सोल्यूशन वगैरह बनाना है उसके लिए। ठीक है, चलो, सॉल्वेंट क्या है बेटा, वो सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट को डाला जाए या फिर किसी ऐसे सब्सटेंस को डाला जाए जो उसके अंदर डिसॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो जिस भी सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर करेंगे, उस चीज को जिसके अंदर डाला जा रहा है सॉल्यूट उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। चलो, ये यूजुअली क्या होता है, कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है कि स्टेट ऑफ द सोल्यूशन क्या रहेगा। मान लो जी कि सॉलिड लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, तो भैया सॉलिड हमारा जो कि सॉल्यूट था, हमने सॉल्ट या शुगर ले लिया और हमने सॉल्वेंट में क्या लिया है बच्चे, वाटर। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब क्या बना रहे हैं दोनों मिलके, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये मिलके क्या बनाएंगे बच्चे, ये दोनों मिलके सोल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन बना रहे। अब मैंने अगर नमक का पानी बना दिया तो वो एक सोल्यूशन हो गया, है ना, चीनी का पानी बना दिया तो वो एक सोल्यूशन हो गया। चलो, अब यहाँ पे वही बता रहा है, सॉल्यूट मिक्स करता है कंप्लीटली सॉल्वेंट के साथ और फिर वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा है। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बारे में, तो ये आपको बहुत क्लियर रहेगा बच्चे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है ये बन रहा है और यहाँ पे बेटा जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि भैया उसको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते। ठीक है, जो हमारा सॉल्ट है या फिर हमारा शुगर जो है वो सॉल्यूट है, अब उसको आपने वाटर में डाला और ऐसे ऐसे अच्छे से घोल दिया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। अब वो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट या फिर शुगर है वो इतना छोटा है, वो घुल गया है पूरे पानी के अंदर कि आप उसको अलग से ऐसे देख नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे सॉल्यूशन है भैया, यहाँ पे सॉल्यूशन का हमारा जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो इधर ही भरा हुआ है और यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना इस वाले में ये इतना ही सोल्यूशन है, इसी के अंदर जो है हमारा बड़ा एकदम बराबर से चीनी डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं बता सकते क्योंकि वो पूरे में ही घुल जाता है। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कैसे क्या
कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चे सोल्यूशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, एंड गैस इन लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब और भी होते हैं, अभी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। चलो सॉलिड इन लिक्विड, मान लो कि मैंने सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं कि चलो मेरा सॉल्यूट जो है, ठीक है, ये सॉलिड है, क्या हो सकता है सॉलिड में, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, ठीक है, एंड किस में डाल रहे हैं, लिक्विड में, लिक्विड में क्या है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या रहेगा बच्चे, सॉल्वेंट मान लो मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। चलो ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया, दूसरे की बात करते हैं हम, आओ। अब यहाँ पे बोल रहा है लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड में तो भैया एक हमारा जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है एंड जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, ऐसा बोल रहा है। ओ भाई साहब ऐसा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या क्या होगा बच्चे हमारा, मान लो कि मैंने एसिटिक एसिड या फिर विनेगर जो होता है इसे वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है, वाटर के अंदर विनेगर को डाल दिया, तो अब ये भी क्या हो गया बच्चे, ये भी क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें लिक्विड एंड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब गैस एंड गैस कैसे हो सकता है, आपने एयर के बारे में सुना ही है ना, एयर जो है उसके बारे में आपको पता ही है, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ठीक है, एयर में क्या होते हैं बच्चे, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, आर्गन प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक सोल्यूशन है बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर के अंदर गैसेस भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चे कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये बच्चे सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए हमारे जो सॉल्यूट हैं वो क्या हो गए बच्चे, यहाँ पे बाकी के गैसेस हो गए, ठीक है, बाकी के गैसेस हो गए, और हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ बच्चे, सॉल्वेंट हमारा हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे अलग अलग सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात, लेकिन एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देती हूँ बच्चे कि यहाँ पर आप क्या करते हो, स्पेशल केस है भाई चाशनी का, ठीक है, गुलाब जामुन खाए हैं तो भैया गुलाब जामुन में जब आप ये बना रहे हो, क्या बना रहे हो भैया, गुलाब जामुन बना रहे हो, उसके लिए चाशनी बना रहे हो, चाशनी में क्या होता है, चाशनी में होता है शुगर एंड वाटर, है ना, चाशनी में क्या होता है, चीनी और पानी, यही होता है ना। अब हम बोल रहे हैं कि शुगर हमारा जो है ये सॉल्यूट है, ठीक है, शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, वाटर है हमारा सॉल्वेंट। पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि चाशनी में आपको क्या लेना होता है भैया, शुगर आप ज्यादा लेते हो, वाटर आप थोड़ा सा कम लेते हो, ठीक है, कंपेयर अगर हम करें तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे हमारा सॉल्यूट मोर क्वांटिटी में होता है, मोर लिख देते हैं चलो, ठीक है, मोर क्वांटिटी रहती है हमारे सॉल्यूट की, ये एक स्पेशल केस है, लेकिन इसमें भी हमारा सॉल्वेंट वाटर ही होगा बच्चे, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया फटाफट से, सॉल्वेंट्स डिसोल्यूशन लिमिट, सॉल्वेंट्स डिसोल्यूशन लिमिट किस चीज के लिए बोल रहा है भैया, ये ऐसी क्या चीज बता रहा है, कुछ तो बता रहा है हमें, तो आओ थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है। देखो मेरे पास में एक ग्लास है, ठीक है, मेरे पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है मान लो, ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्लास ऑफ वाटर जो है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्या डाला, सॉल्ट डाल दिया मान लो, ठीक है, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जो है, ठीक है, ये डाल दिया, ये जो सॉल्ट है आपने इसको अच्छे से स्टर कर दिया तो ये घुल गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ये घुल गया, ठीक है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है थोड़ा और डाल देते, ये तो इसमें मिक्स हो गया, आपने 1 स्पून और डाल दिया, ठीक है, तो मान लो आपने पहले 1 स्पून डाला था, अब आपने 1 स्पून और ऐड कर दिया, फिर आपने उसको मिक्स किया, थोड़ा बहुत मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत उसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, मिक्स अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी आपने मिक्स किया और अब अच्छे से उसमें वो मिक्स हो गया है, लेकिन जब आप 3rd स्पून डालोगे तो यहाँ पे वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे जब वो अपनी लिमिट रीच कर देता है, जैसे मम्मी को आप परेशान करते हो, मम्मी सहती है और एक लिमिट आ जाती है मम्मी की कि बस मम्मी नहीं बोलती अब तुम एकदम है ना मेरे यहाँ तक भर गए हो, अब थोड़ा सा अभी सर के ऊपर पानी गया तो मैं तुम्हें कूट दूंगी, है ना, तो वही चीज हो रहा है, इसकी भी एक लिमिट है जहां तक वाटर किसी भी
सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व होने दे रहा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर हम अमाउंट डालें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे वो उसको अलाउ नहीं कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन लिमिट। मान लो कि ये यहाँ पे 2 चम्मच तक इसने अलाउ किया कि भैया तुम घोल लो, तीसरा चम्मच जाते ही उसके अंदर नहीं स्टर कर, कितना भी स्टर कर लो वो नहीं घुल पा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन लिमिट की इतनी ही लिमिट थी कि इतना ही आप उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाओ। और ये सिर्फ सॉल्ट के साथ नहीं, अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, कोई भी कंपोनेंट इसके अंदर डाल रहे हो, तो भैया वाटर की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। चलो आगे समझे। अब बात करें अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो तुमने क्या किया था, तुमने लिया भैया अभी ग्लास ऑफ वाटर लिया था ना, अभी अभी इससे पहले वाले स्लाइड में वही बोल रहा है, ठीक है। ये जो ग्लास ऑफ वाटर तुमने लिया है, इसके अंदर तुमने शुगर या सॉल्ट जो भी ऐड कर दिया, अब ठीक है। अब आपने ऐड किया 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 शुगर या फिर सॉल्ट लिख देती हो, भैया तुम बोलोगे कि सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट ऐड कर रहे हो, हमें शुगर पसंद है तो लो शुगर भी डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया 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 अच्छे से मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया, लेकिन एक यहाँ पे उसकी बेटा लिमिट रीच हो गई, ठीक है। एक लिमिट रीच हो गई, उसके बाद में आपने जब भैया ऐड किया तो वो यहीं पे आपको दिख रहा है कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब तक कोई भी सोल्यूशन जो है, ठीक है, उसके अंदर वो कैपेसिटी रहती है, जब तक किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या हुआ कि अभी तक भैया इसका वो वाला लेवल रीच नहीं हुआ है, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब कि वो एबल है टू डिसॉल्व द सॉल्यूट, ठीक है, उसके अंदर हिम्मत है अभी कि वो डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूट को, लेकिन बच्चे जब उसकी एकदम ऐसे लिमिट पहुंच जाती है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहां पे वो अपनी लिमिट रीच कर चुका है, ठीक है। मतलब अब वो और कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कैपेसिटी अब और नहीं है उसके अंदर कि वो किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर और डिसॉल्व कर पाए, ठीक है। मान लो आपने शुगर डाला 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 डाला, ठीक है, 1 चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया, ठीक है, फिर आपने देखा अभी भी डिसॉल्व कर रहा है, तीसरा चम्मच हो गया फिर भी डिसॉल्व कर रहा है, अब आपने आधा चम्मच भी डाला और ये डिसॉल्व नहीं कर रहा है, मतलब अब ये सोल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड बन चुका है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन क्या हो चुका है बेटे, अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, यानी कि इसके ज्यादा आप इसमें कुछ भी अब और ऐड करोगे तो वो स्टर करके भी नहीं हो पाएगा आगे डिसॉल्व, ठीक है। इतना क्लियर है। अब वो आधा चम्मच जो है बेटा वो अनडिसॉल्व्ड ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे और भी चीजें बात कर लेते हैं बेटे एक बार, फिर बाद में इसके ऊपर जाएंगे कि एक चीज है जिसकी वजह से आप ये जो सोल्यूशन है, जो भी सोल्यूशन बना है, इसकी डिसोल्यूशन लिमिट जो है इसको इंक्रीज कर सकते हो। एक तरीका है, क्या है वो हम समझेंगे थोड़ा सा आगे जाके, अभी इसको समझ लेते बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए, ठीक है, 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए, इसमें मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया, इसमें भी मैंने 100 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है, दोनों मैंने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया। अब मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 30 ml ऑफ HCl, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 100 ml मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसके पास फ्री आयंस नहीं है, ठीक है। 100 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया और अब इसके अंदर मैंने 30 ml HCl डाला, और दूसरा वाला जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, इसमें मैंने 10 ml ऑफ HCl डाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है बच्चे, सॉल्वेंट क्या है जो ज्यादा अमाउंट में है, यानी डिस्टिल्ड वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, है ना जी। और यहाँ पे मैंने 30 ml HCl लिया, ठीक है, और यहाँ पे 10 ml HCl लिया। अब हमारा छोटे क्वांटिटी में क्या है बच्चे, छोटे क्वांटिटी में हमारे पास में क्या है HCl है, तो सॉल्यूट क्या हो गया हमारा HCl।
अब देखो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से हम बताते हैं कि जो सोल्यूशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 10 ml HCl और यहाँ पे 30 ml HCl है, तो ज्यादा कहाँ है, 30 ml ज्यादा हुआ ना 10 ml से। 10 ml को आप 3 बार लोगे तब जाके 30 ml होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और ये वाला जो होता है बच्चे डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा ये। ठीक है, आओ इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है कि भैया आपने लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया। ठीक है, अगर आपने कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और ज्यादा आपका सॉल्वेंट है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, कि आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, कम है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो बच्चा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये थोड़ा डाइल्यूटेड है कंपेयर टू दैट। अभी यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड जो है उसमें क्या बता रहा है कि अगर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हुआ और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हुआ तो डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हमारा मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हुआ, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हुआ, तो ये बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम कंपैरेटिवली टर्म में जाए तो कंपैरेटिव टर्म्स में हम इस तरीके से डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, चलो मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 30 ml ऑफ HCl लिया है। इसकी जगह अगर मैं 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 30 ml ऑफ HCl लेती तो भी क्या होता, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने डिस्टिल्ड वाटर का जो अमाउंट है इसको कम कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लिया और यहाँ पे 10 ml ही HCl रखा, तो बेटा ये वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और हमारे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डाल सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखना बच्चे, एक गिवन टेम्परेचर, ऐसे नहीं एनी टेम्परेचर, ऐसे नहीं बोल रहा है, गिवन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट की डिसॉल्विंग कैपेसिटी है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई। चलो अब ये समझ रहे हैं, जो मैंने आपको फैक्टर बोला था ना उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेरे पास में बेटा एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, मेरे पास में ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया और इसके साथ में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डाल के मैंने इसको अच्छे से स्टर कर दिया। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, मिक्स किया तो ये डिसॉल्व हो गया। फिर वापस से किया। ठीक है, तो 1 स्पून मैंने डाला, पहले हो गया डिसॉल्व, एक और स्पून डाला, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, छोटा छोटा स्पून है मेरा, ये मत सोचो कि इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब पे 2 चम्मच डालने में तो भर जाएगी, छोटी स्पून है मेरी। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे बेटा जब आधा स्पून और डाल रही हूँ, मान लो वाटर में जो भी मेरा सॉल्ट है या शुगर है, ठीक है सॉल्ट ले लेते हैं अभी के लिए, सॉल्ट मैंने आधा चम्मच और डाला, तो यहाँ पे अब वो नहीं डिसॉल्व हो रहा, तो मैंने क्या किया, अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जब मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, बर्नर पे जाके बढ़िया से मैंने इसको हीट प्रोवाइड कर दी। जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, फ्लेम दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स है बच्चे, वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और उसके बीच में और स्पेस आ जाती है। ठीक है, उसके बीच में क्या होती है बेटा, और स्पेस आ जाती है, और वही स्पेस जो है उसको अक्वायर कर लेते हैं ये जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट पार्टिकल्स थे ना ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये यहाँ तक डिजॉल्व हो गया, यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। अब मान लो कि अब आपने इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आई, अच्छे से डिसॉल्व हो गया था, सब कुछ हो गया बराबर से, लेकिन अब आपने बोला कि ठीक है चलो इसको मैंने ना, पहले मैंने मेरा रूम टेम्परेचर जो भी था, अभी मैंने इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, और अब हीट होते होते मैंने थोड़ा सा और ऐसे सोचा कि
कोई बात नहीं, आधा एक चम्मच तो और जा ही सकता है। मैंने थोड़ा और उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने उसमें जैसे थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड किया तो बच्चे अब यहाँ पे वो डिजोल्व नहीं हो रहा, अब वो अपनी कैपेसिटी पे पहुंच चुका है, बोल रहा है कि अब नहीं होगा भाई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस हीट को बढ़ा के 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। और अब आप देखोगे कि अब जो हमारा अनडिजोल्व सॉल्ट था वो वापस से डिजोल्व होने लग गया है, ठीक है। वो क्या है, वो भी बाकी सब पहले वाले सॉल्टों की तरह अब वो क्या हो रहा है बच्चे, डिजोल्व होने लग गए, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा अगेन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आया और उसी की वजह से यहाँ पे जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो पाया, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं बच्चे कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलो, अब जो सॉल्वेंट्स है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के टाइम पे भैया बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता था। जैसे वाटर जो है उसको हम लोग यूज़ करते थे सॉल्वेंट की तरह यूजुअली मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस में, आयुर्वेदा, सिद्ध और बाकी इंडियन ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसके लिए, ठीक है। इवन हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स जो है इन्हें यूज़ किया जाता था, यानी वाटर और अल्कोहल का जो सोल्यूशन है उसे यूज़ किया जाता था हर्ब्स के साथ मिक्स करके, ताकि ड्रग्स बना सकें, ठीक है। ड्रग्स मतलब कि यहाँ पे मेडिसिन हैं, ओके। चलो, अदर सॉल्वेंट्स जो है जैसे कि ऑयल, घी, मिल्क, ये सब ऐसे सिमिलर चीजें जो है इनका यूज किया जाता था, क्योंकि ये भी जो बेनिफिशियल है ना, ये सब भी बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए इनका यूज किया जाता था ताकि थेरेपेटिक बेनिफिट्स जो है, जो भी मेडिसिन है, ड्रग्स यानी मेडिसिन जो है उसको इंक्रीज कर सके, एनहांस कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं असीमा चैटर्जी की। भैया ये एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है लोगों को वर्क करने के लिए ये बॉटनी वाला जो फील्ड है ना बच्चे उसमें, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या है बच्चे, बेसिकली जो है इनका भैया मेडिसिनल प्लांट्स जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने, एक्सट्रैक्ट किया है और आइसोलेट किया है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूजिंग सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, मेडिसिन से। तो अब यहाँ पे इनकी अचीवमेंट देख लेते हैं थोड़ी सी। इन्होंने एंटी एपिलेप्टिक, भैया वाओ, एंटी एपिलेप्टिक जो है ये डेवलप किया है, एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है ये प्लांट से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके और फिर बनाए हैं। एंड शी हैज अर्नड अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस एंड शी वाज अ सेकंड इंडियन वुमेन आफ्टर जानकी अम्माल, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जो थी जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला था केमिकल साइंसेस के अंदर, एंड शी वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो कि इनके पास कितनी सारा अचीवमेंट है भैया। चलो, वो भी उस टाइम पे जब विमेन को इतनी ज्यादा आज्ञा नहीं थी, मतलब सोसाइटी काफी ऐसे रोक रोक के रखती थी विमेन को, ठीक है। चलो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करते हैं। अब आपको पता होगा पानी वानी के अंदर ऑक्सीजन होता है ना, डिजोल्व रहता है, तभी तो ये लोग सांस ले पाते हैं, है ना। ये जो एक्वाटिक स्पीशीज होती है वाटर के अंदर वो सांस कैसे लेती है बेटा, मेनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन कैन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है ये डिजोल्व होता है लेकिन ओनली अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब माइन्यूट क्वांटिटीज में, ठीक है। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वाटिक लाइफ के लिए। प्लांट्स, फिशेस और अदर जो फ्री लाइफ फॉर्म्स होते हैं भैया वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर है, ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है या यूनिफॉर्म सोल्यूशन है। क्यों, होमोजीनियस है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हमने पढ़ा था, वही चीज है। ये रीजन बता रहा है कि गैसेस जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती हैं थ्रू आउट द वाटर, जिसकी वजह से एक सोल्यूशन जो है वो बन रहा है जहां पे आप सेपरेट लेयर्स नहीं बता सकते हो और पार्टिकल्स विजिबल भी नहीं होते। आप ऐसे नहीं बोल सकते ये वाला कोना है नहीं इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, इस वाले कोने में कम ऑक्सीजन है, ऐसे नहीं बता सकते आप, ठीक है। वो पूरी अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिसॉल्व हो गया। अब क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है गैस सॉल्युबिलिटी के ऊपर, उसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चे। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इफेक्ट होती है। कैसे इफेक्ट होती है बच्चा, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो यूजुअली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे हीट मिलेगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होते जाती है, ठीक है। वार्म वाटर जो होगा उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन वहां पे मिलेगा, ठीक है। की इंफ्रेंस बता रहे हैं कि अनलाइक सॉलिड्स
जो कि सॉल्युबिलिटी यूजुअली उनका इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, गैसेस जो होती हैं वो ऑपोजिट बिहेव करती हैं, ठीक है, हायर टेम्परेचर से भैया वो क्या हो जाती है, हार्डर हो जाता है उनके लिए डिसॉल्व रहना, ठीक है। आइए अब बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी में क्या बता रहा है बच्चे कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है हेवीनेस का, पहले वो बात कर देते हैं, वही एक्चुअली रिलेटेड है डेंसिटी से, ठीक है। मान लो जो हमने बोला कि आयरन जो है वो हैवी है वुड से, तो क्या ये बात गलत थी? नहीं ना, बात तो सत्य है। वही चीज बोल रहा है कि भैया एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी, जिसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, विच इज बेसिकली द हेवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज हेवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो आपने 1 किलो, ठीक है, 1 किलो कॉटन लिया और 1 किलो आपने आयरन का एक बॉक्स लिया, ठीक है। अब आप बताओ इन दोनों में से आपको ज्यादा डेंस क्या मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, हाउएवर जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो सिर्फ ओनली फैक्टर नहीं होती है जो ये चीज डिसाइड करेगा वेदर एनी सब्सटेंस विल फ्लोट और सिंक, ठीक है, और भी चीजें डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, उसी फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है ना, घना वर्ड यूज करते हैं, वही यहाँ पे डेंसिटी है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी उतना ही एरिया है फॉरेस्ट का, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं या फिर जो ट्रीज हैं वो क्या है भैया, दूर 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 हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये लेस डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। चलो, अब जो हमारी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है डेंसिटी का, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। डेंसिटी का जो डेफिनेशन है बेसिकली यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। अब मास क्या होता है बच्चे, मास इज बेसिकली कितना मैटर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उसे हम मास बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो इंडिपेंडेंट होती है, उसका शेप साइज जो भी है उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। हाउएवर वो डिपेंडेंट होती है ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है ये, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंडेंट है। प्रेशर जो होता है वो अफेक्ट करता है डेंसिटी ऑफ गैसेस, और ये बेसिकली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, यानी कि हम जब भी कभी डेंसिटी की बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की कि ये डेंस है या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे, हम उसको रिलेट करते हैं टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। हम किससे रिलेट करते हैं, वाटर की डेंसिटी से, कि अगर वो वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी कम हुई तो वो फ्लोट करेगा, अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो वो सिंक करेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे बेटे। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस के विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आप देखोगे कि पहले आपने उस ऑब्जेक्ट की है जो सब्सटेंस जिसके आपको डेंसिटी है भैया, आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो तो वो लिख दोगे, एंड वाटर की उस टेम्परेचर पे कितनी डेंसिटी है वो लिख दोगे, तो आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, मास वर्सेस वेट, अभी जो हम लोग मास की बात कर रहे थे कि मास होता क्या है बच्चे, मास इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, कितना मैटर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। नापा किसमें चाहता है बच्चा, ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स में आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा यूनिट है उसकी आपका ग्राम्स, ठीक है। चलो, वेट जो है, वेट हम किस चीज को बोलते हैं, यूजुअली हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इसको, है ना, कि इसका वेट क्या हुआ भैया, इसका वेट बता दो, है ना, बट एक्चुअल में वो वेट नहीं, वो मास होता है, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट इज फोर्स बाय विच अर्थ जो है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अर्थ जो है वो कितनी तेजी से उस ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच रहा है, उसे हम वेट कहते हैं। और मेजर कैसे होता है बच्चे, ये न्यूटन्स में, ठीक है, एन से हम इसको डिनोट करते हैं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वो स्पेस है जो ऑक्यूपाई हो रही है बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम पता है क्या होता है, क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होती है हम उसे लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 dm³, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया आपको पता है मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, तो मेजरिंग सिलेंडर का काम क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर का काम होता है वॉल्यूम मेजर करना, ठीक है। वॉल्यूम जो है मेजर करता है ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स का जो
भैया वॉल्यूम होता है, उसको मेजर करने का काम मेजरिंग सिलेंडर का होता है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया सी बात बताऊं, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100, 250, 500, 1000 ml, सारे आपको अलग अलग यहाँ पे साइजेस में अवेलेबल है। मार्केट के अंदर मेजरिंग सिलेंडर अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। बट यहाँ पे अलग अलग साइजेस की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए क्योंकि अगर मैंने बोला कि मुझे 1 ml चाहिए, ठीक है, या मैंने बोला कि मुझे 2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर नापना है, तो अब बच्चा ये 2 ml जो है मैं ये 1000 वाले से नापूंगी क्या? अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग ही 100 है, मतलब मैं अगर इतना भर लिया, मतलब 100 ml ऑफ मेरे पास में डिस्टिल्ड वाटर आ गया, तो फिर मैं इस पे जाऊंगी 500 वाले के पास, 500 वाले के पास जाऊंगी। अब आप देखोगे यहाँ पे भी मेरे को नहीं पता चलेगा भैया, 50-50 की रीडिंग्स है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 10 ml वाला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग्स है इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा 2 ml कितना हुआ, ठीक है। तो माइन्यूट से माइन्यूट अगर मुझे यहाँ पे चीज मेजर करनी है, मतलब कि छोटे से छोटा अगर मुझे डिजिट लेना है या यूनिट लेना है, 2 हो, 3 हो, 5 ml हो, है ना, तो इसको भी मैं यहाँ पे अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर है, तो मेरे पास में ये चीज बहुत अच्छी हो गई कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ। बट अब खुद का दिमाग लगाना है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि भाई बच्चों को कैसे करना चाहिए इसको यूज, लेकिन अब खुद का दिमाग लगाओ बच्चा, कि अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को 700 ml ऑफ वाटर चाहिए, क्या करोगे बच्चे? 700 ml आपने पहले 500 ml नापोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 50-50 ml वाला या फिर 100 ml वाला 7 बार आप उसको लेके ऐसे डाल रहे हो, फिर ले रहे हो काउंट करके, फिर डाल रहे हो, फिर बाद में मेजर कर रहे हो, डाल रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो, 500 ml आपने यूज किया, इसमें आपने पहले 500 ml ले लिया और फिर आपने 200 ml ले लिया, या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप 500 ml में नाप लिया और यहाँ पे 250 ml वाले से 200 ml नाप लिया, ठीक है, तो हो गया ये 700 ml। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि आपके पास में अगर वैरायटी है मेजरिंग सिलेंडर की, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है टू मेजर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया बोल रहा है कि इसमें ना मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस क्या है? बेसिकली वाटर जो होता है बेटा एक कर्व्ड सरफेस फॉर्म करता है। यहाँ पे जैसे इसने ना ऐसे एक कर्व्ड सरफेस फॉर्म कर लिया, ठीक है, मान लो इस तरीके से कर्व्ड सरफेस फॉर्म किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये तो कर्व्ड सरफेस है, ये ऊपर वाला नापो या ये नीचे वाला जिसके ऊपर ये है ना। रीडिंग कौन सी लेनी है, ऊपर वाली लेनी, नीचे वाली लेनी? अब ये जो कर्व है, यहाँ पे एक रीडिंग फॉल कर रही है, यहाँ पे एक रीडिंग फॉल कर रही है। अब आपको कैसे पता ये ऊपर वाली लेनी है या नीचे वाली लेनी है? तो इसके लिए बता रहे हैं कि बेटा ये जो आपका कर्व सरफेस फॉर्म हुआ है इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ये आप बेटा कलरलेस लिक्विड्स में बॉटम वाली रीडिंग जो होती है उसको लोगे, एंड कलर्ड लिक्विड्स जो होते हैं, कलरलेस में आपने बॉटम लिया और कलर्ड में क्या लिया आपने? टॉप जो होता है मेनिस्कस का, ठीक है, जो कर्व्ड हमारा सरफेस आ रहा है ना इस तरीके से, तो उससे हम टॉप वाला जो होता है रीडिंग उसको यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर जब कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि अच्छा इर्रेगुलर शेप वाले जो सामान होते हैं, जो चीजें होती है, उसको कैसे आप मेजर करोगे? तो बच्चा बेसिकली आपने उसको टाई किया या हैंग किया एक थ्रेड से, ठीक है, एंड देन आप उसको डालोगे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, और यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम जो है, ठीक है, आपने ले लिया मान लो वाटर, ठीक है, या फिर जो भी आपने यहाँ पे लिक्विड लिया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है, टैप वाटर है, जो भी है, जितना भी अमाउंट वहां पे डिस्प्लेस हुआ है उससे आप बताओगे द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने स्टोन ले लिया, स्टोन का वॉल्यूम आपको पूछ लिया, तो कैसे इसको क्या पिघलाओगे और फिर इसमें भर के देखोगे? नहीं ना। आप कैसे करोगे बेटा? आप वॉल्यूम लोगे भैया लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ है और फिर बताओगे कि इसका वॉल्यूम, ठीक है, आपका जो स्टोन है यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे पहले 30 था अब 40 हो गया, तो ये क्या हो गया भैया? जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आप बता सकते हो ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ की, तो बच्चे अर्थ के बारे में बता रहे हैं कि अर्थ का सबसे आउटर लेयर जो है ये है क्रस्ट। फिर अंदर जाओगे तो अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, बहुत सारी लेयर्स होती है अर्थ की। अब यहाँ पे पते की बात है कि बच्चे आपको पता है ये जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, ये जो आपका क्रस्ट है बच्चे, ये जो क्रस्ट है ये आपका सबसे लेस डेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है? सबसे कम डेंस होता है। वेराज जैसे जैसे आप बीच में जाओगे यहाँ पे अंदर, ठीक है, इनर कोर की तरफ, ये क्या होता है? इनर, जैसे जैसे आप इनर साइड पे जाओगे यहाँ पे डेंसिटी जो होती है दिस इंक्रीजेस, ठीक है,
डेंसिटी क्या होती है बच्चे? डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, और यही चीज बता रहा है कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, इवन प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होता है बच्चे, ये भी इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर की तरफ जाओगे, यानी क्रस्ट से इनर कोर के साइड जा रहे हो तो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बैम्बू एंड वुडन लॉग्स जो थे पहले, उनको यूज किया जाता था। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हैं, नदी वदी आ गई, पानी वानी का एरिया आ गया, तो वहां पे कवर करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया बैम्बू एंड वुडन लॉग्स को। ठीक है, या फिर अगर फिशिंग के लिए चले गए कभी, ठीक है, कोई सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए चले गए, तो ऐसे बहुत सारे पर्पस के लिए क्या करते थे बच्चे, बैम्बू एंड वुडन लॉग्स का यूज किया जाता था, और ये यहाँ पे ट्रैवल करते थे। ठीक है, कैसे यूज करते थे, ऐसा नहीं कि एक लॉग लिया इस पे ही बैठ गए और ये चल दे। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लॉग्स लेके और फिर उसको साथ में टाई किया जाता था। ठीक है, अच्छे से एकदम ऐसे बांधा जाता था, और फिर उसको यूज करते थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन या फिशिंग या अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है डेंसिटी पे, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। डेंसिटी जो होती है डिक्रीज होती है हीटिंग के साथ में, इंक्रीज होती है कूलिंग के साथ में। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स जो है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो क्या करते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। ठीक है, दे टेंड टू मूव अवे एंड स्प्रेड। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, बट मास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मास नहीं हो रहा। अब बच्चे आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा अगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, मास चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरीके से कोई टर्म दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और यहाँ पे जो ऊपर ऊपर है भैया, ये क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ी तो मास भी बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, हमेशा ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। अब वही बोल रहा है कि अपॉन हीटिंग मास तो सेम रहता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी बच्चे, डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, चलो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक हॉट एयर बलून जो होता है ये बेटा ऊपर जा रहा है, क्योंकि हॉट एयर क्या होती है, लेस डेंस हो जाती है, हॉट एयर मूव करती है ऊपर की तरफ, हल्की हो जाती है, तो कूलर एयर से कंपेयर कर ले तो। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे हॉट एयर बलून काम करता है। चलो लास्ट भैया, हमारा जो प्रेशर जो है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है डेंसिटी पे, तो प्रेशर जो होता है वो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं गैसेस की बात करूं बच्चे, तो गैसेस जो होते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा सकते हो। ठीक है, प्रेशर की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास आ जाते हैं, और इसी की वजह से जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और डेंसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स में प्रेशर का बहुत ही स्मॉल इफेक्ट होता है, इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उसको ज्यादा कंप्रेस कर नहीं सकते लिक्विड्स को। सॉलिड्स की बात करूं तो हार्डली, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर, नेग्लिजिबल, उस पर आप कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर लगा सकते हो। इसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर वाला जो चीज है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर रहता है, यूजुअली नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो प्रेशर जो है स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से सबके लिए अलग अलग इफेक्ट पे काम करती है। ठीक है, अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जरा सा देख लेना बेटा। यहाँ पे आपको जैसे बोला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड नोटबुक आपको दे दिया, नोटबुक का लेंथ आपको दे दिया है, विड्थ आपको दे दिया है, हाइट आपको दे दिया है, आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने बताया है, वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, हाइट। ठीक है, ये आप L इंटू बी इंटू एच भी लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेड्थ है बेसिकली ये विड्थ दी है आपको यहाँ पे। ठीक है, यही बोला है कि सोल्यूशन आपका यहाँ पे मैंने करके दे दिया ऑलरेडी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आपने कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, इस तरीके के वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। आपको होमवर्क देके जा रही हूँ, एक दो होमवर्क है, बता दीजिएगा। होमवर्क पहला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 ग्राम है एंड वॉल्यूम इज 50 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है आपको बच्चे, बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला
डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुटअप करो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आंसर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक प्रॉपर्टी होती है वाटर की, दैट इट एक्सपैंड्स अपॉन फ्रीजिंग। ठीक है, एक्सपेंशन होता है वाटर का जब वो फ्रीज करता है। ठीक है, एक्सपेंशन अपॉन फ्रीजिंग, ये उसकी एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो वाटर होता है ना वो हेवीएस्ट होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड आइस जो है वो जमना स्टार्ट होती है बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस से, वो आइस जम रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वही पूछ रहा है, आइस जो है, Why does ice float on water? आइस डेंसर होती है वाटर से, आइस लेस डेंस होती है वाटर से, आइस ट्रैप कर लेती है एयर को, या आइस रिपेल करती है वाटर को। तो ये आपको बताना है। इतना ही था ये चैप्टर, बोला था मैंने बहुत फटाक से, जल्दी से। छोटा सा चैप्टर है, आपको लगेगा बड़ा, बट हो जाएगा फटाफट से। तो ये तो कर दिया है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के हिसाब से आपको एक दिल भी बना दिया था जो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।